हेलो बच्चों, देखिए आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर 7 इंटीग्रल। इस चैप्टर में देखिए, ये चैप्टर जो डिफरेंशिएशन हमने सीखा है, डिफरेंशिएशन का इन्वर्स है। जो जो डिफरेंशिएशन में होता था उसका अपोजिट इसमें होता है। तो यहाँ पे आपको इसकी डेफिनेशन भी दे रखी है। द फार्मूला दैट गिव्स ऑल दिस एंटी डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड द इनडेफिनेट इंटीग्रल। इनडेफिनेट इंटीग्रल होती है, एक डेफिनेट इंटीग्रल होती है। तो जितने भी हमारे पास में फंक्शन होते हैं एक्स वाले, जिस तरह से हम हर एक्स वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते थे, फंक्शन को हम वाई मानते थे या एफ ऑफ एक्स मानते थे और डी वाई बाई डी एक्स करके और डिफरेंशिएट करते थे। अब हम उसे इस तरह से लिखेंगे, वाई इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन में लिखने का तरीका ये होता है, और ये वाला जो साइन है, ये जो साइन है, ये इंटीग्रेशन का साइन कहलाता है। वाई इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब जब किसी फंक्शन में हम डिफरेंशिएट करते हैं तो डिफरेंशिएशन करने पर हमें जो चीज़ मिलती है उसको हम इस तरह से कैपिटल एफ ऑफ एक्स से लिखते हैं और प्लस सी उसमें हम साथ में लिखते हैं। प्लस सी इसलिए लिखते हैं कि जो फंक्शन है वो कंटिन्यूटी में आगे और भी डिफरेंशिएट हो सकता है। तो सी एक कांस्टेंट है जिसकी ऐसे कोई वैल्यू नहीं है, सवाल में उसका कोई मान नहीं होता है, लेकिन प्लस सी ये बताता है कि फंक्शन और आगे डिफरेंशिएट हो सकता है। तो हमें ये यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब किसी को हम इंटीग्रेट करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स से हम जिस तरह से डिफरेंशिएशन लिखते हैं उसी तरह से हम इस वाले सिंबल से, ये जो सिंबल है, सिंबॉलिकली एफ ऑफ एक्स डी एक्स को लिखते हैं और इसका हल जब निकलता है उसको कैपिटल एफ एक्स प्लस सी से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे आपको इसके सिंबल्स बता रखे हैं। एफ ऑफ एक्स जो है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इस तरह से इसको पढ़ा जाता है। ये इंटीग्रेशन का साइन है, एक लंबा सा एज जो बना होता है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और इसका मतलब, इसका मीनिंग दे रखा है इंटीग्रल ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जिस तरह से हम डिफरेंशिएट करते थे तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करते थे, यहाँ पे एक्स हमारा मेन फंक्शन होता था जिसके रिस्पेक्ट में हम उसको डिफरेंशिएट करते थे। यदि एक्स नहीं है तो उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन जिस तरह से हमारा ज़ीरो हो जाता था। तो अब यहाँ पे एक्स के बिना हम कोई फंक्शन को हम इंटीग्रेट नहीं करेंगे। फिर ये जो एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स इन इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब होता है इंटीग्रेट हो चुका है। एक्स इन एफ ऑफ एक्स क्या है? वेरिएबल है, वेरिएबल जिसकी वैल्यू बदलती रहती है। फिर इंटीग्रेट, जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रल, हमने फाइंड कर लिया है। और इस तरह से कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो होता है उसको हम सी से डिनोट करते हैं। एनी रियल नंबर सी कंसिडर्ड एज कांस्टेंट फंक्शन, उसको हम इस तरह से लिखते हैं। और ये यहाँ पे बता रखा है एन इंटीग्रल ऑफ एफ, अ फंक्शन एफ, कैपिटल एफ, सच दैट एफ डैश एक्स इक्वल है एफ ऑफ एक्स के। तो इस तरह से हमको जो है इन फंक्शंस को हल करना है। अब देखिए यहाँ पे कंपेयर बतलाई गई है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की। ये जो डेरिवेटिव्स हैं, ये वाली जो चीज़ें हैं डेरिवेटिव्स मतलब डिफरेंशिएशन। तो एक्स टू द पावर एन जो है, इसका डिफरेंशिएशन हमने सीखा था फार्मूले में कि एक्स टू द पावर एन को डिफरेंशिएट करते हैं तो एन एक्स टू द पावर एन प्लस वन आता है। अब देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन होता है। इसको हम इंटीग्रेशन से देखें तो एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, वेयर एन इज नॉट इक्वल माइनस वन। एक्चुअली में क्या होता है कि जो फंक्शन होता है डिफरेंशिएशन करने पर उसकी पावर एक कम होती जाती है। जैसे एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन होता है एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, मतलब वो स्टेप बाय स्टेप जो भी फंक्शन है वो कम होता जाता है एक निश्चित दर से।
और इंटीग्रेशन में वो बढ़ता जाता है, इंटीग्रेट होता है, या उसको हम एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। तो ये इसका फार्मूला है, एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन होता है एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। जबकि इसका डिफ्रेंशिएशन यदि हो करेंगे हम तो एक्स टू द पावर एन का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। तो यहाँ पे इन्होंने कंपेयर करके बतला रखा है कि किसी फंक्शन को हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। जैसे फंक्शन एक्स का यदि हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो वन आता है, और इसी फंक्शन वन का हम इंटीग्रेशन करते हैं तो एक्स मिलता है। ये दोनों एक दूसरे के एंटी हैं, ये डेरिवेटिव्स हैं। इस तरफ जो दिए गए हैं ये डेरिवेटिव्स हैं, और इस तरफ जो दिए गए हैं ये इंटीग्रल हैं। तो इसे आप इन सारे फार्मूलों को आपको याद करना है। यही सारे फार्मूले जो हैं इनका ही यूज़ करके हम आगे के सवाल करेंगे, ठीक है। तो फार्मूले की एक ये लिस्ट है, ये आपको याद करनी है। दूसरी ये लिस्ट है यहाँ तक की, ये सारे फार्मूले हमको याद करना है। इंटीग्रल में हमें ये सारे फार्मूले लगेंगे, और किस फार्मूले का कैसे यूज़ करना है वो अपन यहाँ पे सीखेंगे। अब यहाँ पे इन्होंने जो ग्राफ बताया, इस ग्राफ में बतला रखा है कि स्टेप बाय स्टेप कोई फंक्शन किस तरह से इंटीग्रेट होता जाता है एक निश्चित पॉइंट से, या जैसे ये इसमें सर्कल में इन्होंने एक लाइन ली है P1 P2 P3, तो किस तरह से उसकी वैल्यू जो है चेंज होती है। अब मेन इसकी जो प्रॉपर्टी है वो देखेंगे, सम प्रॉपर्टी ऑफ इंडेफिनेट इंटीग्रल। इंडेफिनेट इंटीग्रल मतलब जिसमें कहीं भी कोई भी रूल लग सकता है। डेफिनेट इंटीग्रल जो होती है उसके अंदर एक प्रॉपर रूल के अंतर्गत ही उसको हल करना होता है। ये इंटीग्रल की अलग अलग ब्रांचेस हैं, तो हम अभी पढ़ रहे हैं इंडेफिनेट इंटीग्रल। तो इंडेफिनेट इंटीग्रल में सबसे पहले देखिए, पहली प्रॉपर्टी इसकी है कि इसकी जो प्रोसेस होती है डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये एफ ऑफ एक्स के बराबर है। या हम कह सकते हैं कि कोई डिफ्रेंशिएट किया हुआ फंक्शन यदि हम रख देंगे और उसको भी इंटीग्रेट करेंगे तो हमको जो फंक्शन है वो मिल जाएगा। ये इसकी एक प्रॉपर्टी है। उसके बाद इसका यहाँ पे प्रूफ दिखा रखा है, तो इस प्रूफ को हमको सिर्फ याद रख लेना है। सेकंड प्रॉपर्टी दे रखी है इन्होंने, टू इंडेफिनेट इंटीग्रल विद द सेम डेरिवेटिव्स लीड टू द सेम फैमिलीज ऑफ कर्व्स एंड सो दे आर इक्विवेलेंट। यदि दो अलग अलग कर्व की है और वो सेम प्रॉपर्टी, सेम उनका डेरिवेटिव है, तो उनको हम सेम रख सकते हैं। जैसे एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, इन दोनों को, ये दोनों यदि बराबर हैं तो आपका इनका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन सब कुछ बराबर होगा। तो इस तरह से इन्होंने इसकी प्रॉपर्टी दिखा रखी है, इसको हल करके दिखाया है। उसके बाद अगली जो प्रॉपर्टी दी है वो थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी देखिए। यदि हमारे पास एफ और जी दो फंक्शन हैं जिनको हम इंटीग्रेट करते हैं, तो उनके बीच में यदि प्लस का साइन है या फिर माइनस का साइन है, जैसे एफ ऑफ एक्स प्लस जी एक्स या एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स यदि है, तो उनको हम सेपरेट कर सकते हैं। एफ ऑफ एक्स फंक्शन को अलग से इंटीग्रेट कर सकते हैं और जी ऑफ एक्स फंक्शन को अलग से इंटीग्रेट कर सकते हैं। फिर फोर्थ प्रॉपर्टी है, फॉर एनी रियल नंबर के, यदि कोई नंबर कांस्टेंट है, कांस्टेंट नंबर जो है वो हमारा जो एफ ऑफ एक्स फंक्शन है या एक्स का जो फंक्शन है उसमें उसके मल्टीपल में है, तो उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। जैसे ये आपका जो फंक्शन है, ये वाला फंक्शन है, इसमें इन्होंने आपको दे रखा है के इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब इस के को हमने यहाँ पे इंटीग्रल के साइन के बाहर कर दिया। के यदि मल्टीपल में है एक्स वाले किसी फंक्शन के, तो वो मल्टीपल में ही रहेगा, ना तो वो ज़ीरो होगा, ना तो वो कम होगा, ना तो ज़्यादा होगा, और न ही उसका इंटीग्रेशन होगा। यदि हमारे पास में के कोई कांस्टेंट है तो उसको हम बाहर निकाल के और इंटीग्रेट कर सकते हैं उस फंक्शन को। उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा और वो कांस्टेंट उसके साथ वैसा का वैसा ही रखा रहेगा। इसकी अगली प्रॉपर्टी है, जो हमने के वाली जो प्रॉपर्टी देखी थी, ऐसे एक से ज़्यादा फंक्शन है और सबके आगे कांस्टेंट है, तो उन सब फंक्शन को हम सेपरेट कर सकते हैं अलग अलग,
और उन सब फंक्शन के कांस्टेंट को हम बाहर कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी नंबर 3 और प्रॉपर्टी नंबर 4 दोनों को मिला के प्रॉपर्टी नंबर 5 बनी है। अब देखिए यहाँ पे कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल्स दे रखे हैं, इन्हें देखिए फिर हम अनसॉल्व्ड एग्जांपल करेंगे। यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जांपल राइट एन एंटी डेरिवेटिव फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन यूजिंग द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। अब यहाँ पे हमारे पास ये पहला क्वेश्चन दिया है cos 2x का, तो cos 2x को हम इस तरह से लिखेंगे, cos 2x किसका हल हो सकता है। तो इस फंक्शन का यदि हम डेरिवेटिव देखते हैं तो d/dx sin 2x जो है इसको डिफ्रेंशिएट करने पर 2 cos 2x आता है। अब इसको हम ये जो d/dx है इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके dx को उठा के cos x के पास रख दें, और जो cos 2x है उसका जो आगे 2 लिखा हुआ है उसको उठा के हम sin 2x के साइड में लेके आते हैं तो 1/2 हो जाता है। तब हमारा ये फंक्शन हो जाता है cos 2x इक्वल 1/2 d/dx ऑफ sin 2x। या d/dx को इन्होंने बाहर कर दिया तो d/dx ऑफ 1/2 sin 2x, इस तरह से इसको हम हल कर सकते हैं। Therefore an एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 2x इज 1/2 sin 2x होगा। ये एक मेथड हुई। दूसरी मेथड वो होगी जब हम क्या करेंगे कि हम क्वेश्चन को इंटीग्रल का साइन लगाकर और हल करेंगे। ऐसे यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन इन्होंने दिया है 3x², ये दिया है वी लुक फॉर द फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज 3x² प्लस 4x³। अब इन्होंने क्या किया है, जो क्वेश्चन दिया है 3x² प्लस 4x³, तो ये किसका डेरिवेटिव है वो निकालेंगे हम। तो हमने देखा कि ये 3x² प्लस 4x³ किसका डेरिवेटिव है, x³ प्लस x⁴ का। इसका रिवर्स में जब हम जाते हैं, यदि हमारे पास x³ प्लस x⁴ है, इसका जब हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हमको 3x² प्लस 4x³ मिलता है। अब रिवर्स में जाते हैं तो हमारे पास 3x² प्लस 4x³ है, और इसका जब हम एंटी डेरिवेटिव निकालेंगे तो x³ प्लस x⁴ मिलेगा। तो इस तरह से इन सॉल्व जो क्वेश्चंस हैं इनको देखना है हमें, और उसके बाद हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे। देखिए अपन ने जो फार्मूले की लिस्ट देखी है, उस फार्मूले की लिस्ट में log x का भी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आपने देखा होगा। log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन है 1/x वेयर x इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि 1/x का एंटी डेरिवेटिव निकाला, मतलब उसका अपोज। तो ये हमको फार्मूले से मालूम है कि d/dx ऑफ log x बराबर होता है 1/x के। तो d/dx ऑफ log x इक्वल है 1/x के, वेयर x इज नॉट इक्वल 0 एंड x इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पे इन्होंने एक और कंडीशन ली है कि यदि हमारे पास में x लेस देन 0 होगा तो हमको ये संख्या जो मिलेगी ये निगेटिव मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, सॉल्व एग्जांपल में यहाँ पे दे रखा है x³ माइनस 3/x² का इंटीग्रेशन। ऐसे देखने में ये संख्या बड़ी लगती है हमको कि इसको हम कैसे हल करेंगे। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें हम ये कोशिश करेंगे कि हम संख्या को कितना छोटा कर सकते हैं, या यदि संख्या नीचे और ऊपर दोनों जगह पॉलिनोमियल के फॉर्म में है, मतलब उनके हम फैक्टर कर सकते हैं, तो हम उसको फैक्टर करके छोटा करेंगे या किसी और तरीके से छोटा करेंगे। और जितने छोटा कर सकते हैं जिसको, उसको हम f(x) dx
इस तरह के फॉर्म में यदि तोड़ सकते हैं तो तोड़ेंगे और फिर उसको हम इंटीग्रेट करेंगे। इनको हम सिंपल इंटीग्रेशन के फार्मूले से ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन दे रखा है। जब भी कोई संख्या हमारे पास आती है तो उसको हम इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, उसके पीछे से dx लिखेंगे और उसको i के बराबर मानेंगे। उसके बाद सवाल को हल करेंगे। यदि हम डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन करते हैं तो हम y के इक्वल मानते हैं, और इंटीग्रेशन के क्वेश्चन करते हैं तो i के इक्वल मानते हैं। अब देखिए, ये जो पहला क्वेश्चन है, इसको करने के लिए पहला क्वेश्चन हमारा इंटीग्रेशन ऑफ x³ - 1 अपॉन x² है। इसमें हमने इसको लिखा x³ अपॉन x² माइनस 1 अपॉन x²। इसके ये दो भाग किए जो इन्होंने बुक में नहीं दिखाया है, लेकिन इस तरह से किया। तो x³ अपॉन x² से हमको मिलेगा x, तो ये यहाँ पे लिख दिया इन्होंने, ये x³ अपॉन ये वाला है ना, x मिल गया माइनस 1 अपॉन x² था, तो 1 अपॉन x² को हमने लिख दिया x⁻⁻²। ये हमारे पास जो प्रॉपर्टी थी उस प्रॉपर्टी का हमने यूज़ किया। अब इसको जब हम आगे इंटीग्रेट करेंगे तो x का हो जाएगा x²/2, और x⁻⁻² जो है, x⁻⁻² को जब हम हल करेंगे तो इसमें हल करने के बाद, इंटीग्रेशन करने के बाद x⁻² + 1 अपॉन -2 + 1 आएगा। मतलब एक तो -1 नीचे मिलेगा हमको और एक -1 ऊपर, मतलब 1 अपॉन x इसका हल होगा। इस पूरे क्वेश्चन का हल क्या हो जाएगा, x²/2 - 1 अपॉन x। इसी तरह से अब हम इसके आगे के क्वेश्चंस को हल करेंगे। ये देखिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन। एक्सरसाइज में हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है 7.1। इसका पहला क्वेश्चन, इसमें जो फंक्शन है sin 2x, इसको हमने i के बराबर माना। इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x, यहाँ पे sin x का फॉर्मूला जो हमारी लिस्ट है उसमें दे रखा है, sin x बराबर होता है माइनस cos x के। यहाँ पर भी उल्टा होता है, जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो sin का डिफ्रेंशिएशन cos x होता है, लेकिन प्लस के साइन में, और cos का डिफ्रेंशिएशन sin होता है माइनस के साइन के साथ में। लेकिन इंटीग्रेशन में sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है। तो सबसे पहले हमने sin x का इंटीग्रेशन किया तो माइनस cos 2x आया, फिर से 2x को हमने इंटीग्रेट किया तो हमको 1/2 मिलेगा। इस तरह से इसका ये हल है, और ये मौखिक क्वेश्चन है। फिर देखिए एक क्वेश्चन और, ax + b की पावर 2, ax + b का होल स्क्वायर, ये है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी हम क्या करेंगे, लेट इसलिए क्योंकि हमको यहाँ पे दिया गया नहीं है इंटीग्रेशन का साइन, तो हमको इंटीग्रेशन का साइन लेना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको i = इंटीग्रेशन ऑफ ax + b होल स्क्वायर dx, इस तरह से लिखेंगे। जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास फार्मूला ये वाला लगेगा, x⁻n का इंटीग्रेशन, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n dx बराबर होता है x⁻n + 1 अपॉन n + 1 प्लस c कांस्टेंट भी हम साथ में लगाएंगे। ax + b की पावर 2 का जब हम करेंगे तो ax + b की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1 इंटू ax का इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/a प्लस कांस्टेंट c। इन सबको हम कंबाइन करके लिखेंगे तो हमारे पास आएगा 1/3a ax + b की पावर 3 प्लस c। यही इसका आंसर होगा। देखिए ये एक और क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन अभी अपन सॉल्व एग्जाम्पल का कर रहे थे उससे मिलता जुलता ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको संख्या दे रखी है x³ + 5x² - 4/x²। इंटीग्रेशन ऑफ दिस, इंटीग्रेशन का साइन है, इसको हमने i के बराबर माना और लास्ट में dx रहेगा। जब हम इंटीग्रेशन कर देंगे
तो इंटीग्रेशन का साइन भी हट जाएगा और dx भी हट जाएगा और इंटीग्रेट की हुई संख्या हमारे पास आ जाती है। लेकिन यहाँ पे हमको इंटीग्रेट करने के पहले इसको सॉल्व करके सिंपल करना है, तो हमने इसको सेपरेट किया। एक्स क्यूब के अपॉन में एक्स स्क्वायर को तीनों के साथ सेपरेट हम कर सकते हैं क्योंकि एक्स स्क्वायर एक अकेली संख्या है। तो एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x² अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये सेपरेट कर लिया हमने। अब एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर अपॉन में है, इसको हल करेंगे तो हमको मिलेगा x। इसको जब हमने हल किया तो यहाँ पे हमको x मिला। इस 5x² में एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया तो हमको मिला 5। फिर यहाँ पे x कैंसिल नहीं होगा तो ये संख्या ऐसी की ऐसी रहेगी। तो इस तरह से ये 3 संख्याएं मिली। इनको हमने जो हमारी प्रॉपर्टी थी सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी कि हम सेपरेट कर सकते हैं इन सारी संख्याओं को, ये यहाँ पे x + 5 - 4 x⁻⁻² है। सारे अलग अलग फंक्शन हैं ये, तो हमने सबको अलग अलग कर लिया। x 5 अकेला था, इसके साथ x नहीं है, लेकिन जब इसके साथ कुछ भी नहीं है तो हम ये मानेंगे कि यहाँ पे 1 है। और 5 को हमने बाहर निकाला और इंटीग्रेशन ऑफ 1 × dx, इस तरह से इसको मानेंगे हम। -4 कांस्टेंट है, जैसा हमने प्रॉपर्टी देखी थी कि k यदि कोई कांस्टेंट है तो उसको हम बाहर लिख सकते हैं, तो हमने k को बाहर लिख दिया। और यहाँ पे k इक्वल है हमारा -4, तो -4 बाहर आ गया और इंटीग्रेशन के साइन के अंदर आ जाएगा -x²। तो ये -x² आ गया, सॉरी x⁻⁻²। अब हम इनका जब इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ से इंटीग्रेशन चालू हुआ है, इस स्टेप से इंटीग्रेशन हुआ है, तो x का इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन का साइन भी हट जाएगा और dx भी हट जाएगा। x⁻1 है तो ये हो जाएगी 1 + 1 अपॉन 1 + 1, जो फार्मूला हमने अभी पढ़ा था उससे, तो ये हो जाएगा x²/2। 5 कांस्टेंट वैसा ही रहेगा। यहाँ पे 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन होता है x, ये भी हमें हमेशा याद रखना है। तो हो जाएगा x -4 जो है कांस्टेंट है वो ऐसा कैसे ही रहेगा। अब x⁻⁻² का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो फार्मूला वही लगेगा x⁻n वाला। x⁻n का इंटीग्रेशन होता है x⁻n + 1 अपॉन n + 1। तो यहाँ पे n है -2 + 1 हो जाएगा +1, तो x⁻−2 + 1 अपॉन -2 + 1 आ जाएगा। और हल करने पे नीचे आएगा -1, ऊपर आएगा -1। नीचे वाले -1 से नीचे यहाँ जो -1 आया था, यहाँ जो -1 आया था यहाँ पे, उसको हमने यहाँ लेके और ये साइन जो है माइनस वाला, इसको हमने प्लस में कन्वर्ट कर दिया। तो ये वाला माइनस और यहाँ वाला माइनस दोनों मिलके प्लस हो गए और x⁻−2 + 1 हो गई -1 प्लस c कांस्टेंट का। इस तरह से हमारा ये फंक्शन जो है ये इंटीग्रेट हो जाता है। इस इंटीग्रेशन को हम फाइनली लिखेंगे x²/2 + 5x प्लस x⁻−1 है उसको हम नीचे ले आएंगे तो 4/x प्लस c इसका कांस्टेंट रहेगा। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है। ये देखिए एक क्वेश्चन और है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है sec x × sec x + tan x का इंटीग्रेशन करना, इंटीग्रेशन ऑफ दिस। इसको हमने i के बराबर माना, उसके बाद ब्रैकेट खोला तो sec² x + sec x × tan x आता है × dx। फिर हमने f और g दो फंक्शन जिस तरह से सेपरेट करते हैं इनको सेपरेट कर लिया। अलग अलग इनका इंटीग्रेशन करेंगे तो sec² x का इंटीग्रेशन होता है tan x, ये फार्मूला है और इस फार्मूले को हमको याद रखना है। तो ये sec² x dx, इसका इंटीग्रेशन होता है tan x + c। और दूसरा ये वाला है sec x + tan x, तो sec x + tan x का होता है sec x + c। तो दोनों फार्मूले ऐसे के ऐसे ही रख देंगे तो ये दो संख्याएं हमको मिलेगी। sec² x का हो जाएगा tan x और sec x tan x मल्टीप्लाई में रहेंगे तब उसका हो जाएगा sec x + c। अब देखिए
क्वेश्चन 18 तक मैंने करवा दिया है। अब 19 क्वेश्चन जो है ये आप अपने आप करेंगे, इस तरह से इसको हल करना है। और ये क्वेश्चन सॉल्व करके आप अपनी कॉपी की फ़ोटो खींचकर मुझे भेजेंगे।